आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो ENI में पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट बेसिकली इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए खरीदे जाने वाले रफाल एम को लेकर थी, लेकिन इसी रिपोर्ट में नीचे की तरफ एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन दी गई है और इस लाइन के मायने समझना बहुत जरूरी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी लाइन को पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना एक नया टेंडर इनिशिएट करने वाली है जिसके माध्यम से मल्टी रोल फाइटर जेट्स अक्वायर किए जाएंगे। अब ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स कौन से होंगे, इनको किस मेथड से अक्वायर किया जाएगा और कब ये भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं, ये सभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनके सीधे आंसर्स तो अभी नहीं मिल सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके चारों तरफ हम लोग कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें ताकि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके हिसाब से आप समझ सकें कि एग्जैक्टली भारतीय वायुसेना यहाँ पर करना क्या चाहती। लेकिन इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले सबसे पहले ये चीज समझिए कि जब एडीए की तरफ से तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर कहा जा रहा था तो भारतीय वायुसेना ने उनको बोला था कि इसके नॉमेनक्लेचर को चेंज किया जाए और इसको LCA मार्क 2 कहा जाए। भारतीय वायुसेना अपने एयरक्राफ्ट को कैटेगराइज करती है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बेसिस पर, जहां पर Su-30 MKI 38,000 किलोग्राम से ज्यादा के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ में हेवी कैटेगरी में आता है। वहीं रफाल लगभग 24,500 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ में मीडियम कैटेगरी में आता है। LCA 13,500 किलोग्राम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, वहीं पर तेजस मार्क 2 17,500 किलोग्राम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना के मीडियम वेट कैटेगरी की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए LCA मार्क 1 और मार्क 2 फिट नहीं बैठते हैं और इसी वजह से बार बार कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना को एक रफाल कैटेगरी का एयरक्राफ्ट चाहिए। वैसे इस चीज को बार बार लगातार भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि उनको रफाल नहीं, रफाल कैटेगरी का एयरक्राफ्ट चाहिए। और जब वो कैटेगरी की बात करते हैं तो बेसिकली वो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करते हैं। रफाल एज सच की अगर आप बात करें तो उनकी वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उनका बैकलॉग लगभग 200 फाइटर जेट का है और इस समय वो लोग अपनी करंट कैपेसिटी के साथ में 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वो इस टारगेट तक पहुंच नहीं पाए। अगर डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसी साल से दासो एविएशन इस टारगेट तक पहुंच जाएगा, तब भी इस बैकलॉग को कंप्लीट करने में दासो एविएशन को लगभग 5 साल का समय लगेगा। और फिर से वही डिबेट निकल कर आएगा कि दासो एविएशन का रफाल इस समय के लिए एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन क्या 5 साल बाद ये फाइटर जेट स्टेट ऑफ द आर्ट रहेगा? लेकिन सब चीजें रफाल के खिलाफ पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं है। अगर भारत और फ्रांस रफाल फाइटर जेट्स को लेकर भारत में लोकल असेंबली पर सहमति बना पाते हैं तो चीजें कुछ हद तक पॉजिटिव बनती हैं। पहली चीज, भारत में असेंबली का मतलब है कि आगे चलकर इन एयरक्राफ्ट को आप अपग्रेड कर पाएंगे। भारत में असेंबली का मतलब ये भी है कि भारतीय वायुसेना को फ्रांस में ओवरबुक्ड असेंबली लाइंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और उनको कंपैरेटिवली पहले फाइटर जेट मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर चीजों को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन भारत में नई असेंबली लाइन का मतलब ये भी है कि इस असेंबली लाइन से निकलने वाले एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्टलियर होंगे, क्योंकि नई असेंबली लाइन की फिक्स कॉस्ट इनके साथ में अमोर्टाइज होगी। और इसी वजह से अगर रफाल को लेकर भारत में असेंबली लाइन बनाई जाती है तो ये ऑलरेडी कॉस्टलियर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट और ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जिन दूसरे एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत चल रही है वो है अमेरिकन F-35 लाइटनिंग 2 और रशियन Su-57। F-35 लाइटनिंग 2 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये एक नेटवर्क्ड एयरक्राफ्ट है जिसको उसकी पूरी क्षमता पे यूज करने के लिए आपको अमेरिकन हार्डवेयर की आवश्यकता होगी, जो इस समय भारतीय वायुसेना ऑपरेट नहीं कर रही है। इसके अलावा अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स के साथ में एंड यूजर एग्रीमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इनको मेंटेन करने की कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट है। इन एयरक्राफ्ट के साथ में आप अपने खुद के वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, अपने सेंसर्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं और करंट रफाल की ही तरह इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के ऑप्शंस भी बहुत कम है। इन सभी मामलों में Su-57 एक कंपैरेटिवली बेहतर एयरक्राफ्ट है और क्योंकि भारत ऑलरेडी Su-30 MKI बना रहा है, इस वजह से इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाना कंपैरेटिवली सिंपलर होगा। लेकिन इन एयरक्राफ्ट में जाने वाला इंजन अभी भी 4th जनरेशन इंजन है और रशिया अभी तक M88 या EJ-200 कैटेगरी का इंजन नहीं बना पाया। EL-51 काफी हद तक बन चुका है और इस समय ये टेस्टिंग में है, लेकिन इसको मास प्रोड्यूस होने में समय लगेगा और वही भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। यानी कि ओवरऑल इन समरी अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को अगर रफाल खरीदने हैं तो उन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाना पड़ेगा और अगर इन एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जाएगा तो इनकी कॉस्ट और ज्यादा ऊपर जाएगी। F-35 के साथ में कई सारी स्ट्रिंग अटैच्ड होंगी और Su-57 अभी तक कंप्लीट नहीं है। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में भारतीय वायुसेना जरूर एक नया टेंडर इनिशिएट करेगी
और इस नए कंपटीशन के माध्यम से एक नए फाइटर जेट को अक्वायर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चीजें इतनी आसान भारतीय वायुसेना के लिए फिलहाल नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।